हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर से संबंधित जो हमारा एपिसोड स्टार्ट हुआ था उस कड़ी में एपिसोड 2 में हम चर्चा करेंगे फरवरी माह के करंट अफेयर के बारे में। फरवरी माह के उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। और यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में आप करंट अफेयर का वेटेज बहुत अच्छे से जानते हैं। लगभग 35 से 38 क्वेश्चन तक करंट अफेयर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। उनमें यूपी स्पेशल के करंट अफेयर का वेटेज भी अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो जिस प्रकार पहला वीडियो आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया, उसी तरीके से आगे की इस कड़ी में भरपूर प्रेम दीजिएगा। आपके प्रेम और लाइक कमेंट के आधार पर ये हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है और उसी कड़ी में आगे बढ़ता रहेगा। आइए हम लोग देखते हैं एपिसोड 2 यूपी पीसीएस 2024 रामबाण करंट अफेयर उत्तर प्रदेश विशेष फरवरी 2024 के बारे में, ठीक है। देखते हैं पहली खबर कौन सी है। पहली खबर है 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के बारे में। क्यों महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित क्या तथ्य आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। देखिए, जो 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 है ये आपकी परीक्षा के लिए राष्ट्रीय परिदृश्य के करंट अफेयर में भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इससे कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं उन पे भी हम चर्चा करते हैं। तो इसका आयोजन कहां हुआ था, सबसे पहले यही जान लेते हैं। 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन कहां पे, तो तमिलनाडु के 4 शहरों में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। कहां पे आयोजित हुआ था, तमिलनाडु में आयोजित हुआ था। 4 शहर कौन कौन से थे उनके बारे में जान लेते हैं। चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची में आयोजित किया गया था, ठीक है। इसमें अगर बात करें पदक तालिका की, तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन था, महाराष्ट्र इसमें शीर्ष स्थान पर था। महाराष्ट्र को 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य सहित कुल 158 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रखा गया था, ठीक है। महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। टोटल 158 पदक महाराष्ट्र को मिले थे, जिनमें अगर स्वर्ण देखा जाए तो 57 स्वर्ण पदक थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र को मिले थे। वहीं अगर हम बात करें दूसरे और तीसरे पे, तो क्रमशः तमिलनाडु तमिलनाडु और हरियाणा क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर थे। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे तो उत्तर प्रदेश की क्या हाल थी, ठीक है। जो 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया था उसमें परफॉर्मेंस कैसा था उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश 11 स्वर्ण पदक, 13 रजत पदक और 18 कांस्य पदक सहित कुल 42 पदकों के साथ किस स्थान पर, 7वें स्थान पर। कौन से स्थान पर, 7वें स्थान पर था यूपी। तो ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है पॉइंट। कथन कारण करके भी पूछ ले तो आप बताइएगा कि 7वें स्थान पर था, ठीक है। जैसे एग्जाम में आपसे पूछ ले कि 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन कहां किया गया, तमिलनाडु में किया गया। प्रथम स्थान पर कौन था, महाराष्ट्र था। टोटल पदक कितने, 158 पदक। स्वर्ण पदक कितने, 57 पदक। दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन था, तमिलनाडु और हरियाणा। यूपी का कौन सा स्थान था, 7वां स्थान था। कुल पदक कितने, 42 पदक, जिनमें 11 स्वर्ण पदक, 13 रजत पदक और 18 कांस्य पदक थे, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए अगली खबर पे देखते हैं। फरवरी माह का अगला खबर कौन सा है, तो राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान, ठीक। कृमि पेट से संबंधित जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो पेट में कृमि होते हैं, तो उनके मुक्ति के लिए अभियान चलाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान का मकसद स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए 1 से 19 साल तक के बच्चों को कृमि मुक्त करना है, ठीक है। इस अभियान के जरिए बच्चों के समग्र स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की कोशिश की जाती है। जो ये अभियान है इसके तहत बच्चों की स्वास्थ्य, पोषण के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। इस अभियान के तहत बच्चों को एल्बेंडाजोल, कौन सी दवा दी जाती है, एल्बेंडाजोल नामक दवा दी जाती है। ये दवा आंतों में होने वाले कृमि संक्रमण की इलाज करती है, ठीक है। जो आंतों में कृमि संक्रमण होता है, बच्चों की आंत जो होती है ना, आंत, ठीक है, तो उसमें जो कृमि होते हैं, ठीक, उनको मारने में एल्बेंडाजोल नामक दवा सहायक होती है। इस वजह से जो ये अभियान चलाया जाता है राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान, ये इसमें एल्बेंडाजोल नामक दवा दी जाती है बच्चों को, ठीक है। ये फरवरी माह में 1 फरवरी 2024 को ये अभियान स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था, 1 फरवरी 2024 को, ठीक है। राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान उत्तर प्रदेश में कब स्टार्ट किया गया, 1 फरवरी 2024 को। एल्बेंडाजोल नामक दवा इसमें दी जाती है बच्चों में जो आंतों में होने वाले कृमि रोग है उसके निवारण के लिए। आगे बात करें, विशाल क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया। कब किया गया, 3 से 5 फरवरी 2024, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वाराणसी द्वारा 3 से 5 फरवरी 2024 को शहंशाहपुर परिसर, जो ये शहंशाहपुर परिसर है ये कहाँ पे है, तो ये वाराणसी में ही है शहंशाहपुर परिसर, ठीक है। यहीं पर 3 दिवसीय विशाल क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया, ठीक है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में
3 से 5 फरवरी को जो उनका वहां का वाराणसी में अवस्थित शहंशाहपुर परिसर है वहां पे आयोजित किया गया था विशाल क्षेत्रीय किसान मेला। इसके बारे में जान लीजिए। आगे देखें, यूपी पर्यटन और IBC यानी कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके लिए हस्ताक्षर हुआ है? तो जो 6 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पर्यटन ठीक और संस्कृति विभाग एवं अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल नई दिल्ली ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बौद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, किसके लिए हस्ताक्षर किया है? राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर जो बौद्ध संस्कृति है, बौद्ध शिक्षाएं हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए किसके किसके बीच में? उत्तर प्रदेश का जो पर्यटन और संस्कृति विभाग है उसके बीच, साथ ही साथ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, जो जिसका मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में है, उसके द्वारा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये किसके किसके बीच में? यूपी पर्यटन और संस्कृति विभाग तथा IBC के मध्य में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है बौद्ध शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, आगे देखें, उत्तर प्रदेश नवाचार में देश में अग्रणी राज्य। ठीक है, ये डाटा जारी किया गया था SBI के द्वारा फरवरी 2024 में। SBI के द्वारा फरवरी 2024 में देखा जाए तो SBI के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। तो SBI रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश नवाचार के मामले में 7.2% की भागीदारी के साथ सबसे तेजी से उभरता हुआ राज्य है। ठीक है, तो ऐसा SBI रिसर्च के द्वारा बताया गया फरवरी 2024 में कि उत्तर प्रदेश 7.2% मतलब 7.2% की भागीदारी के साथ सबसे तेजी से उभरता हुआ राज्य है भारत में। ठीक है, नवाचार के दृष्टिकोण से। ठीक, आगे देखें, अगला पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी। उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी के बारे में मैंने आपको बताया था जनवरी माह के वीडियो में ही। यहां पे देखें तो जेवर स्थित यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में इसका विकास किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा? ठीक है, जो बोनी कपूर है, ठीक है, ये है बोनी कपूर, इनकी वे व्यू प्रोजेक्ट है। वे व्यू प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो जेवर में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा वो वे व्यू प्रोजेक्ट के अंतर्गत बोनी कपूर के द्वारा किया जाएगा। और कहां पे होगा इसका निर्माण? तो जेवर स्थित यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में इसका विकास किया जाएगा। ठीक है, आगे देखें, मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पे बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क। तो मेडिकल डिवाइस पार्क जो है ग्रेटर नोएडा में यीडा के द्वारा यानी कि यीडा के द्वारा यमुना विकास प्राधिकरण के द्वारा ग्रेटर नोएडा में बनाया जाएगा। कौन सा पार्क? मेडिकल डिवाइस पार्क। एग्जाम में आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में, और ऐसे प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछे ही जाते हैं, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क कहां लगाया जाएगा? तो आप टिक करके आइएगा ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी, विकास किया जाएगा। ठीक है, आगे देखें, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो जल जीवन मिशन में 100% ऑनलाइन बिलिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो जल जीवन मिशन है ना उसके अंतर्गत जो ई बिलिंग होती है, ठीक, ई बिलिंग को 100% ऑनलाइन लागू करने वाला पहला देश बन गया है, देश का पहला राज्य बन गया है। तो जैसे ही देश का पहला राज्य आ गया ना, तो देश का पहला राज्य, तो ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि पूरे भारत में जल जीवन मिशन के तहत जो ऑनलाइन बिलिंग सुविधा है उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें क्या है? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार 2022 के जो पुरस्कार है वो फरवरी 2024 में प्रदान किए गए। तो इससे संबंधित जो तथ्य हैं उन तथ्यों पर आइए चर्चा कर लेते हैं। तो विश्व भारती पुरस्कार 2022 के लिए किसे प्रदान किया गया? ठीक है, जो 2022 का विश्व भारती पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी। ठीक है, प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जो है ये कहाँ के हैं? तो ये जबलपुर के हैं। इनको उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार, ठीक है, के अंतर्गत विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया गया वर्ष 2022 का। एग्जाम में सीधे सीधे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम के द्वारा विश्व भारती पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ठीक है, तो रहस बिहारी द्विवेदी को दिया गया और इनका संबंध मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के ये रहने वाले हैं। आगे बात करें, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए प्रोफेसर देवी सहाय पांडे, जिनको शॉर्ट में आप दीप कहते हैं, देवी सहाय पांडे उर्फ दीप, इनको प्रदान किया गया और ये
अयोध्या जनपद के रहने वाले हैं। अयोध्या का पूर्व में नाम फैजाबाद था, फैजाबाद का नाम परिवर्तित कर अयोध्या कर दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और ये दोनों पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, दोनों अवार्ड आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में आप जानते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपी पीसीएस ऑलरेडी पूछ चुका है। ठीक है, कन्या सुमंगला योजना के बारे में यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछ चुका है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत देय धनराशि में बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2024-25 से 25,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। पहले कितना प्रदान किया जाता था? तो 15,000 रुपए पहले प्रदान किए जाते थे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत। लेकिन अब कितना होगा? तो इसकी जो वित्तीय वर्ष में इसकी जो धनराशि है वो बढ़ोतरी कर दी गई है। ठीक, धनराशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब कितना प्रदान किया जाएगा? 25,000। ठीक है, आगे देखें, अगली खबर क्या है? फोर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। ठीक है, फोर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, इसके बारे में जानते हैं। तो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित, ठीक, इसका आयोजन कहां पे किया गया? फोर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसका आयोजन किया गया। विगत वर्ष हुए जो इन्वेस्टर समिट हुआ था ना लास्ट ईयर, ठीक, तो उसमें जो एमओयू साइन किए गए थे विभिन्न देशों के द्वारा और विभिन्न जो निकाय हैं, विभिन्न कंपनियां हैं, उनके द्वारा जो एमओयू साइन किए गए थे उनको धरातल पर उतारने के लिए, उनको क्रियान्वयन करने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। और ये कहां पे आयोजित हुआ था? लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुआ था। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसमें जो निवेश प्राप्त हुए वो किन किन क्षेत्रों में कितने कितने % लगभग प्राप्त हुए, तो उनके बारे में जान लेते हैं। आइए देखते हैं। 52% जो पश्चिमी यूपी है, ठीक है, जो पश्चिमी यूपी है, वेस्ट यूपी है, उसको 52% निवेश प्राप्त हुए थे। तो निवेश परियोजनाओं में हिस्सेदारी अगर जो देखें तो पश्चिमी क्षेत्र की हिस्सेदारी 52% है। वहीं पूर्वांचल की हिस्सेदारी कितनी है? 29% है। मध्य उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? 14% है। और बुंदेलखंड क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो 5% है। ये 4 पॉइंट है ना, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि निवेश परियोजनाओं में हिस्सेदारी, जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें जो एमओयू साइन किए गए थे उसके अंतर्गत निवेश परियोजनाओं में हिस्सेदारी में पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 52%, 29%, 14%, 5%। तो पश्चिमी क्षेत्र की हिस्सेदारी 52% है, पूर्वांचल की 29% है, मध्य उत्तर प्रदेश की 14% है और बुंदेलखंड क्षेत्र की 15% है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, शक्ति रसोई के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, शक्ति रसोई के बारे में। तो उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग की ये पहल है। ठीक है, नगर विकास विभाग की पहल पर इसकी शुरुआत की गई है शक्ति रसोई की। प्रदेश के 15 शहरों में 25 शक्ति रसोई खोले जाएंगे और ये किसके सहयोग से चलाया जाएगा? तो आईसीआईसी फाउंडेशन के सहयोग से इसको संचालित किया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग की पहल पर आईसीआईसी फाउंडेशन के सहयोग से उत्तर प्रदेश के 15 शहरों में 25 शक्ति रसोइयां संचालित की जाएंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि किसके सहयोग से संचालित किया जाएगा? आईसीआईसी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखें, अगली खबर क्या है? अगली खबर है देश का पहला गोला बारूद विनिर्माण परिसर उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो देश का पहला गोला बारूद विनिर्माण परिसर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? रायबरेली। ठीक है, रायबरेली पूछ लिया, ऑप्शन में दे दिया आपको, कानपुर, लखनऊ या फिर हाथरस। तो आप वहां पे टिक करके आइएगा। कानपुर में देश का पहला गोला बारूद विनिर्माण परिसर स्थापित किया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा? तो जैसा कि आप फोटो से देख सकते हैं, अडानी। ठीक है, तो अडानी ग्रुप्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, अगली खबर कौन सी है? पीएम मोदी ने रेलवे के कायाकल्प के लिए 41,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं समर्पित की हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। तो देश भर में कितने 553 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश में 74 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शामिल है। उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशन का निर्माण किया जाएगा? 74 स्टेशन जो है वो अमृत भारत योजना के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल है यूपी के। तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिक्किम के रांगपो में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला भी रखी गई इसी दौरान। ठीक है, इसी दौरान फरवरी माह में ही
सिक्किम के रांगपो में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है नेशनल करंट अफेयर में। एग्जाम सिक्किम का पहला जो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? रांगपो, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लखनऊ स्थित विश्व स्तरीय गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसी दौरान किया गया था, जब 41,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा था। ठीक है, आगे देखें, अगली खबर है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और अभी फिर से एक बार चर्चा में आ गई है। योजना के तहत कोई भी व्यक्तियों का समूह, NRI, NGO या निजी संस्था ग्राम पंचायतों में धारा 15 के अंतर्गत अनुमन्य विकास कार्यक्रम और अवस्थापना सुविधा विकसित कर सकते हैं। ठीक, कार्य लागत का 60% सहयोगकर्ता द्वारा तथा 40% राज्य सरकार के द्वारा सहयोग दिया जाएगा। योजना का नाम सहयोगकर्ता के इच्छानुसार रखा जाएगा। मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है या कोई संस्था है, कोई NGO है, कोई NRI है, मतलब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, किसी गांव से निकला और विदेश में जाके रहा और वहां पे होता क्या है कि वो अच्छा खासा इनकम उसकी है। उसके बाद क्या करता है, वो सोचता है कि अपना जो पुश्तैनी आवास है या पुश्तैनी गांव है उसका विकास किया जाए, तो वो अपने पुश्तैनी गांव का विकास कर सकता है। उस पुश्तैनी गांव का जो विकास है वो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत वो व्यक्ति कर सकता है। और इसमें जो कार्य लागत होगी, विकास करने में जो लागत आएगी, उसका 60% जो हिस्सा है, ठीक है, जो लागत है उसका 60% हिस्सा क्या करे कि वो व्यक्ति पे करे, और उसमें जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के द्वारा 40% हिस्सा राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। और होगा क्या, जब योजना पूर्ण हो जाएगी यानी कि विकास हो जाएगा, तो विकास होने के बाद अगर वो व्यक्ति चाहे तो अपने पूर्वजों के नाम पे, ठीक है, अपने पूर्वजों के नाम पे उन विकास योजनाओं का नाम रख सकता है, यानी कि योजना का नाम सहयोगकर्ता की इच्छा अनुसार ही रखा जाएगा। ऐसा कहा गया है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत। ठीक है, और ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उत्तर प्रदेश में जो गांव है उनका कायाकल्प कर सकती है, क्योंकि बहुत से गांव ऐसे हैं जहां से बहुत अच्छे अच्छे लोग निकले हैं और जाके विदेशों में रहे हैं, अच्छी खासी संपत्ति बनाई और वो अपने गांवों का विकास करना चाहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगली खबर कौन सी है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में साइबर अपराध थाना। ठीक, उत्तर प्रदेश के हर जिले में साइबर अपराध थाना, इससे संबंधित जो तथ्य उनको देख लेते हैं। यूपी के मंडल मुख्यालयों के 18 जिलों में पहले से ही साइबर थाने थे। ठीक है, जो मंडल मुख्यालय, यूपी में 18 मंडल है और वहां के जो मुख्यालय है वहां पे 18 जिलों में पहले से ही साइबर थाने थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शेष 57 जिलों में भी इसकी शुरुआत कर दी। जो साइबर थाने हैं वो 57 जिलों में फरवरी माह में फिर से शुरू कर दिया गया। वहां भी जो बचे हुए थे 18 में पहले से थे, 57 में फिर से स्टार्ट कर 57 में भी स्टार्ट कर दिए गए। तो इस तरह क्या हो गया कि हर जिले में साइबर अपराध थाना खुल गया है यूपी के। तो यूपी अपने सभी जिलों में साइबर थाने की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि अपने सभी जिलों में साइबर अपराध थाना खोलने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। परीक्षा में पूछे तो आप उत्तर प्रदेश टिक करके आइएगा कि यूपी अपने सभी 75 जिलों में साइबर अपराध थाना खोलने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, आगे देखें, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 फरवरी माह में यह पेश किया गया। प्रमुख बिंदु क्या है इससे संबंधित? विधेयक के अनुसार लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। पहले कितना होता था? 8 वर्ष होता था, उससे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है और अधिकतम आयु 70 वर्ष कर दी गई है। ठीक, अधिकतम आयु 70 वर्ष, पहले 8 साल का कार्यकाल होता था, उसको घटा के 5 साल कर दिया गया है। इसे कुछ मामलों में मंत्रियों, विधायकों और अन्य लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतों और आरोपों की जांच तथा उससे जुड़े और प्रासंगिक मामलों के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति तथा कार्यों के प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। जो ये लोकायुक्त और उप लोकायुक्त, ठीक, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त है, उनकी नियुक्ति, जो मंत्री, विधायक तथा अन्य लोक सेवक होते हैं उनके खिलाफ जो शिकायतें आती हैं उनमें जांच करने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। वहीं हम बात करें लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में लोकपाल का कार्यकाल 8 वर्ष या 70 वर्ष की आयु का प्रावधान है। ठीक है, जो भी पहले पूर्ण हो। यहाँ पे लोकपाल की बात की जा रही है। ठीक, तो 5 वर्ष या 70 वर्ष होगा। लोकपाल की जो टाइम पीरियड है, कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु निर्धारित है लोकपाल की। यहाँ पे लोकायुक्त की बात की जा रही है। ठीक, तो लोकायुक्त का कार्यकाल जो पहले 8 वर्ष होता था उसको घटा के 5 साल कर दिया गया है। लोकपाल की तो 5 साल होती है, 5 साल या 70 वर्ष की आयु। आगे बात करें श्री कल्की धाम मंदिर। श्री कल्की धाम मंदिर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का आधारशिला, कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई। और ये पहला ऐसा मंदिर होगा कि किसी देवता के अवतार लेने से पहले ही उनका मंदिर स्थापित किया जा रहा है। कल्की जो है, कल्की भगवान माना जाता है कि विष्णु के 10वें अवतार है, भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे जो जन्म लेंगे, मतलब भविष्य में उनका धरती पर जन्म होगा, ऐसा कहा जाता है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार। तो भारत के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के संभल जिले के कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। प्रमुख बिंदु क्या है? तो मंदिर के निर्माण श्री कल्की धाम ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रमोद कृष्णम इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो जो कल्की धाम ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष कौन? नाम याद रखना, प्रमोद कृष्णम इसके अध्यक्ष है। आगे देखें, फिरोजाबाद जिले का नाम बदलकर चंद्रनगर किया जाएगा। ठीक है, जो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट है, जो चूड़ियों के लिए मशहूर है फिरोजाबाद, इसका नाम परिवर्तित किया जाएगा और क्या किया जाएगा? चंद्रनगर। यह नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो प्राचीन काल में फिरोजाबाद को चंद्रनगर के नाम से जाना जाता था और जैन राजा चंद्रसेन यहां पर शासन करते थे। ठीक, जैन राजा चंद्रसेन जो थे उन्हीं के नाम पर इसको चंद्रनगर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और चंद्रसेन जो थे वो जैन राजा थे। ठीक है, 15वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमणकारियों ने इसका नाम फिरोजाबाद रखा। जो 15वीं शताब्दी में जब आक्रांताओं का भारत पर, मतलब जो मुगल थे, बेसिकली मुगलों की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक, तो आक्रमणकारियों के द्वारा इसका नाम क्या कर दिया गया? फिरोजाबाद कर दिया गया था। आगे बात करें, यहां पे फिरोजाबाद, ठीक, फिरोजाबाद, ये मुगलों नहीं होगा, ये फिरोज शाह तुगलक होगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका नाम किया गया था, सॉरी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फिरोजाबाद कर दिया गया था। आगे देखें, स्ट्रीट फूड फेस्टिवल के बारे में जान लेते हैं। स्ट्रीट फूड फेस्टिवल, स्ट्रीट फूड फेस्टिवल, तो नोएडा में स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसे नोएडा उत्सव भी कहा जाता है। अगर जो परीक्षा में आपसे पूछे कि फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में। ठीक है, यहाँ पर नोएडा में स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसे नोएडा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इसका आयोजन किसके द्वारा? तो सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सहयोग से किया गया। ठीक है, जो स्ट्रीट फूड फेस्टिवल था इसका आयोजन सिडबी के सहयोग से नोएडा में किया गया था। इसे नोएडा उत्सव के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश का पहला शून्य अपशिष्ट खाद्य महोत्सव था, जहां किसी भी स्ट्रीट फूड विक्रेता ने एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया। जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है ना, यहाँ पे किसी भी जो विक्रेता, कोई भी विक्रेता था, उसने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया था। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो नोएडा में इसका आयोजन किया गया था, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, आगे बात करें, विकसित भारत समृद्ध विरासत थीम पर आधारित उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसमें आस्था यानी कि राम मंदिर और रामलला की मूर्ति और विकास को प्रदर्शित किया गया, जो नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित 75वें गणतंत्र दिवस परेड का दूसरा पुरस्कार मिला था। ठीक है, जो समृद्ध विकसित भारत और समृद्ध विरासत थीम पर उत्तर प्रदेश, इस बार की झांकी एग्जाम में आपसे ऐसे पूछे कि 26 जनवरी 2024 में जो उत्तर प्रदेश की झांकी थी वो किस थीम पर आधारित थी? ठीक, तो विकसित भारत समृद्ध विरासत की थीम पर आधारित थी। ठीक है, पहला पॉइंट। इसमें जो रामलला मंदिर है, जो राम मंदिर है और वहीं पर रामलला की जो मूर्ति है उनको प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, कर्तव्य पथ पर आयोजित जो 75वां गणतंत्र दिवस परेड था उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक। तो उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक जो है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ स्वचालित डीएनए निष्कर्षक यानी कि एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई गई है। इस मशीन से रक्त, लार, बाल और ऊतक से डीएनए निकाले जा सकते हैं। इससे भविष्य में महामारियों के प्रभावों को आसानी से समझा जा सकेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जो उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक है वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये बीएचयू, ठीक है, जो बीएचयू में स्थापित किया जाएगा। इससे हुआ क्या, यहाँ पे स्वचालित एक्सट्रैक्टर, डीएनए एक्सट्रैक्टर का वो इंस्टॉल किया जाएगा, लगाई जाएगी, मशीनें लगाई जाएंगी, जिससे होगा क्या कि आपके रक्त से, बाल से, ठीक है, इनसे जो डीएनए है उनको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। जो भविष्य में होने वाली महामारी, जो भविष्य में कभी महामारी अगर जो कोई आती है तो उनसे प्रभाव जो पड़ते हैं और उनसे निदान के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, आगे देखें,
उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में स्थापित किया गया है। कहां पे स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक, ठीक, उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक कहां पे स्थापित किया गया है? KGMU, ठीक है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में स्थापित किया गया है, ठीक है, KGMU में स्किन बैंक स्थापित किया गया। ये उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक है। अगला पॉइंट देखें कौन सा है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन। आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन। तो यूपी सरकार बेहतर आपदा प्रबंधन एवं भारतीय आपदा प्रबंधन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की यानी कि IIT रुड़की के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपदा आने से पहले जनहानि की संख्या को कम करना और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, इसका मूल उद्देश्य है। जो ये आपदा प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एग्जाम में अगर जो आपसे ऐसे पूछ ले कि आपदा प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस संस्थान के साथ साझेदारी की गई है या समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, तो IIT रुड़की के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन पर MOU पर हस्ताक्षर किया है। जिससे होगा क्या, ये जो जनहानि होती है आपदा के समय, आपदा आने से पहले ही जनहानि को रोकने के लिए जो प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया जा सके, ऐसा करना इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के अंतर्गत फरवरी माह के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर चर्चा कर ली। कुछ क्वेश्चन आपके लिए, इन क्वेश्चनों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी प्रदान की है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी प्रदान की है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी या लखनऊ विश्वविद्यालय। इन चारों विश्वविद्यालयों में से किस संस्थान में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किस जिले में किया गया है? हापुड़, संभल, बदायूं या हाथरस? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO कौन बने हैं? जया वर्मा सिन्हा, सतीश कुमार, नटवर सिंह, ज्ञानेश कुमार। लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? रेखा शर्मा, विजय रहाटकर, बबीता चौहान या प्रोफेसर कीर्ति पांडे। इन चारों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।